कल्पना कीजिए एक नवजात राष्ट्र जो अभी अभी अपनी आज़ादी की पहली सांस ले रहा है। हर तरफ एक अजीब सी शांति है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम महज पन्नों को नहीं पलटेंगे, हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां विचारधाराओं का एक भयानक टकराव एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। ये नाथूराम गोडसे की कहानी का एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली घटना पूरे देश के भविष्य पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ सकती है। 30 जनवरी 1948 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिस पर हमेशा के लिए एक गहरा दाग लग गया। नई दिल्ली का बिड़ला भवन, एक ऐसा देश जो आज़ादी के लंबे और दर्दनाक संघर्ष से बाहर निकलकर अपने भविष्य का सपना बुन रहा था। उस शाम की हवा में एक ठहराव था। किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल ये नवजात राष्ट्र अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक को खोने वाला है। शाम के ठीक 5:17 यही वो सटीक समय था जब उस शांत शाम का सन्नाटा 3 तेज गोलियों की आवाज से टूट गया। ये महज गोलियां नहीं थीं, ये वो आवाजें थीं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इन चंद सेकंड्स ने भारत के इतिहास को एक नई और बेहद दर्दनाक दिशा में मोड़ दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 3 गोलियां चलीं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने करोड़ों लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया था, जमीन पर गिर पड़े। और उनके ठीक सामने वो शख्स खड़ा था जिसने वो बंदूक चलाई थी, नाथूराम विनायक गोडसे। वो दृश्य अपने आप में बहुत ही भयानक और अकल्पनीय था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नाथूराम गोडसे था कौन? एक इंसान इतनी बड़ी और खौफनाक घटना को अंजाम देने तक कैसे पहुंचता है? इस सवाल का जवाब रातों रात नहीं मिलता। इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और इस शख्स के शुरुआती सफर और उसकी मानसिकता को गहराई से समझना होगा। गोडसे के बचपन की कहानी थोड़ी असामान्य है। 1910 में पुणे के पास बारामती में इस बच्चे का जन्म हुआ। असली नाम था रामचंद्र विनायक गोडसे, लेकिन माता पिता के एक अजीब अंधविश्वास के चलते शुरुआती सालों में उसे एक लड़की की तरह पाला गया, क्योंकि वो इससे पहले अपने कई बेटों को खो चुके थे। लेकिन 1920 के दशक तक आते आते यही बच्चा एक बेहद तेज और जिद्दी युवा में बदल रहा था, जिसकी गहरी दिलचस्पी समाज और राजनीति में पनपने लगी थी। कई बार बचपन की छोटी छोटी चीजें किसी की पूरी पहचान तय कर देती हैं। लड़की की तरह पाले जाने के कारण उसके माता पिता ने उसकी नाक छिदवाकर उसे नथ पहना दी थी और इसी नथ से उसका नाम पड़ा नाथूराम, एक ऐसा नाम जिससे आज पूरी दुनिया उसे जानती है। इस एक उपनाम ने उसके असली नाम को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया। जिस वक्त गोडसे बड़ा हो रहा था, देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन अपने चरम पर था और विचारों की एक गहरी जंग छिड़ी थी। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो पूरे देश को अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे संगठन उभर रहे थे जिनका जोर हिंदू राष्ट्रवाद और अधिक आक्रामक नीतियों पर था। और युवा नाथूराम धीरे धीरे गांधी जी के अहिंसक रास्ते से दूर होता चला गया और इन राष्ट्रवादी विचारधाराओं की तरफ खिंचता गया। यहां से शुरू हुई गोडसे की राजनीतिक जागृति। वो महज एक मूक दर्शक नहीं था। कुछ समय के लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़ा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक राह चुन ली। वो हिंदू महासभा में बेहद सक्रिय हो गया, राजनीति पर भावुक लेख लिखने लगा और मंचों से प्रभावशाली भाषण देने लगा। उसने अपनी आवाज ढूंढ ली थी और वो खुलकर अपने विचार जनता के सामने रखने लगा था। और यहीं से पनपा वो वैचारिक टकराव जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान का रूप लिया। एक और गांधी जी का दृष्टिकोण था जो हर हाल में पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। दूसरी ओर गोडसे की ये दृढ़ सोच थी कि कांग्रेस और महात्मा गांधी अपनी नीतियों से देश का भारी नुकसान कर रहे हैं और केवल मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। भारत की आज़ादी की सुबह पर यह एक ऐसा टकराव था जो एक भयानक त्रासदी की नींव रख रहा था। और फिर आया साल 1947। ये महज एक साल नहीं है, ये वो साल है जिसने इस उपमहाद्वीप के इतिहास को खून और आंसुओं से लिख दिया। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन वो आज़ादी विभाजन की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाकर आई थी। इस साल की गंभीरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। विभाजन के बाद देश भर में भयानक दंगे भड़क उठे। सड़कों पर अफरा तफरी, खचाखच भरी ट्रेनें और हर तरफ चीख पुकार का माहौल। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों हमेशा के लिए बेघर हो गए। इस अकल्पनीय मानवीय त्रासदी ने गोडसे के मन पर बहुत गहरा असर डाला।
उसका ये विश्वास और भी ज्यादा कठोर हो गया कि इन सब त्रासदियों के पीछे गांधी जी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। और इसी माहौल के बीच एक खौफनाक साजिश आकार लेने लगी। 1948 में जब देश अभी भी विभाजन के जख्मों से उभरने की कोशिश कर रहा था, गोडसे ने नारायण आप्टे और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई। एक प्रयास पहले भी हो चुका था जो विफल रहा था, लेकिन उस विफलता के बाद गोडसे ने यह भयानक फैसला लिया कि वो खुद अपने हाथों से इस काम को अंजाम देगा। अब वापस चलते हैं 30 जनवरी की उस शाम की तरफ। गांधी जी अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी गोडसे भीड़ में से अचानक बाहर आता है। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि उसने पहले झुककर गांधी जी को सम्मान में प्रणाम किया और फिर पलक झपकते ही एकदम करीब से अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। कहा जाता है कि जैसे ही गांधी जी जमीन पर गिरे, उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। हालांकि उस अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच वास्तव में क्या हुआ था, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। लेकिन ये शब्द उस दुखद अंत का और उस पूरी पीढ़ी के दर्द का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुके हैं। इस पूरी घटना का सबसे स्तब्ध कर देने वाला पहलू इसके तुरंत बाद सामने आया। गोलियां चलाने के बाद गोडसे वहां से भागा नहीं। भीड़ चिल्ला रही थी, हर तरफ दहशत मची हुई थी, लेकिन वो वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने भागने की कोई भी कोशिश नहीं की और उसे वहीं मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद शुरू हुई एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई। अदालत में गोडसे ने अपना बचाव करते हुए एक बेहद लंबा बयान पढ़ा, जिसमें उसने दावा किया कि उसके कृत्य के पीछे कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक कारण थे। लेकिन नवगठित राष्ट्र की न्याय प्रणाली का रुख स्पष्ट था। अदालत ने उसके किसी भी तर्क को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और इस जघन्य अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। जनवरी 1948 में हुई इस हत्या ने पूरे देश को गहरे गुस्से और सदमे में डाल दिया था। 1948 से 1949 तक इस ऐतिहासिक मुकदमे की कार्यवाही चली, जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा और अंततः 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथुराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। इस तरह इतिहास के इस दर्दनाक अध्याय का कानूनी रूप से अंत हुआ। आज भी जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये विषय बेहद संवेदनशील और ध्रुवीकृत महसूस होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण बटे हुए हैं। कुछ लोग उसे एक क्रूर हत्यारा मानते हैं जिसने एक महान आत्मा की जान ली, जबकि कुछ अन्य लोग उसे एक कट्टर राष्ट्रवादी के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। ये विश्लेषण किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि इतिहास किसी एक घटना को कितने अलग-अलग नजरियों से दर्ज करता है। तो इस पूरे गहरे अध्ययन से हम क्या समझते हैं? ये केवल कुछ घटनाओं, तारीखों या मुकदमों की सूची नहीं है। यह हमें दिखाता है कि जब दो विपरीत विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, तो उसका परिणाम सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता। वो एक पूरे राष्ट्र की दिशा, उसकी सोच और उसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। और इसी विचार के साथ हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण समाप्त होता है। इतिहास केवल अतीत नहीं है, ये भविष्य का आईना भी है। यदि हम अपने इतिहास के इन सबसे अंधकारमय और दर्दनाक क्षणों की गहराई को सही मायने में समझ लें, तो क्या हम उस समझ का उपयोग एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.